गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर क्वेश्चंस ही कवर किए थे अपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। तो पूरा कॉन्सेप्ट हम पहले ही कवर कर चुके थे और फिर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। डिफरेंट वैरायटीज़ हमने वहाँ पर कवर की हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल आपके पास वो हमने वहाँ पर कवर किया है और साथ में वहाँ पर आपके पास वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन वहाँ पर हमने कवर किया है। तो पहले मुझे ये बता दीजिए जल्दी से कि लास्ट क्लास में जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे कंफर्म है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो। अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21 एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सर? कोई भी क्वेरीज है तो एक बार मुझे जल्दी से अपडेट कर दो एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट। बोलिए सर, एनी डाउट्स इन द लास्ट क्लास? करें, स्टार्ट करें। तो देखिए सर, while applying for financing of working capital requirement to a commercial bank, TN Industries projected the following information for the next year. Raw material XYZ आपके पास है and this is 43, direct labor cost आपको दे दिया, manufacturing excluding depreciation is 20, depreciation 10 है आपके पास और selling overhead is 15। तो टोटल आपके पास सेलिंग ओवर आपके पास देख लीजिए टोटल इज 113। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास क्या क्या है? Raw materials are purchased from the different suppliers leading to the different credit period allowed as follows. तो रॉ मटेरियल्स वर परचेज फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर्स, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल आपके डिफरेंट सप्लायर्स आई है जिससे कि वहाँ पर उनका डिफरेंट क्रेडिट पीरियड्स हैं। तो इस एक्स का 2 मंथ्स है, वाई का 1 मंथ है और जेड का हाफ मंथ है। आगे देखिए आपके पास दिस इज फॉर रॉ मटेरियल। देन वी हैव वर्किंग प्रोग्रेस। प्रोडक्शन साइकिल इज ऑफ हाफ मंथ का है। प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर फुल यूनिट ऑफ एक्स वन जेड इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोडक्शन। एक्स और वाई का फुल 100% चाहिए एंड जेड इज रिक्वायर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ यूनिट इन द बिगनिंग एंड द रिमेनिंग हाफ यूनिट इज नीडेड एट द यूनिफॉर्म रेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। और यूनिफॉर्म रेट में हम क्या लेते हैं? 50% लेते हैं। ठीक है। एक्स इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड फॉर 2 मंथ्स एंड अदर मटीरियल इज फॉर 1 मंथ। तो स्टोरेज के लिए बता दिया इन्होंने। ठीक है। आगे देखिए आपके पास finished good, this is for 1 month. 25% of the sales is on cash basis and remaining on credit. The credit allowed by debtors is 2 months. Average time lag in payment of all overhead is 1.5 months for the direct labor. Minimum cash balance is 8 lakhs. Calculate the estimated working capital requirement by the company on cash cost basis. तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर आपको कैश कॉस्ट बेसिस पे ही करना है। इफ द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 1,50,000 यूनिट्स, तो आपका बजटेड लेवल इज 1,50,000 यूनिट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। द कंपनी ऑल्सो इंटेंड टू इंक्रीज द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय 10% टू मीट द कंटीजेंसीज, तो वो लास्ट में कंसिडर कर लेंगे। यू मे एज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इनिमली थ्रू द एंड डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड आर एक्रूड सिमिलरली। ठीक है। तो वन बाय वन कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री। ठीक है। और इन्वेंट्री के लिए उन्होंने दे ही रखा है आपके पास 2 मंथ्स 1 मंथ एंड हाफ मंथ। ठीक है। 2 मंथ्स 1 मंथ एंड हाफ मंथ। और टू बी स्टोर्ड यहाँ पर 2 मंथ्स है और अदर मटेरियल के लिए 1 मंथ है। ठीक है। तो एक्स के लिए 2 मंथ्स है और आपके पास देख लीजिए, तो ये आपके पास क्रेडिटर्स के लिए जब निकालेंगे तब काम आएगा और यहाँ पर जब हम रॉ इन्वेंट्री निकालेंगे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री निकालेंगे, उसके लिए ये काम आएगा। बस ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। क्लियर है? तो वन बाय वन करते हैं कवर इसको। यहां तक देख लीजिए, कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करो। द फर्स्ट पॉइंट इज योर इन्वेंट्री एंड दिस इज एक्स वाई जेड। तीनों के लिए कैलकुलेट करना है। तीनों इन्वेंट्री की अलग अलग वहां पर इंफॉर्मेशन है, तो तीनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना है। और इस क्वेश्चन में यही पॉइंट एक्स्ट्रा है और उसके अलावा सब कुछ सेम है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। सब कुछ सेम है, सिर्फ यही पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा है कि यहाँ पर आपके पास तीनों मटेरियल वहां पर अलग अलग दे दिए हैं। रॉ मटेरियल में 3 मटेरियल आपको दे दिए हैं। ठीक है। तो देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर
आपके पास है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए सर। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। Calculation of working capital requirement. Current assets. करंट एसेट्स में आपके पास क्या है? इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल, सबसे पहले रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल अब यहां पर आपके पास 3 है, XYZ। तो हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव? 1,50,000। और रॉ मटेरियल X37 and 6। और इसका कितना है? 2 months है X का, और दोनों का कितना है? 1 month है। कर देंगे, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। 1,50,000 into 30 2/12। 1,50,000 into 7 into 1/12। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज 1,50,000 into 6 into 1/12। ठीक है। तो कितना कितना है आपने निकाला है? 7,50,000। और कितना निकाला है आपने? 87,500 and 75,000। नेक्स्ट पॉइंट इज WIP इन्वेंट्री सर। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है सर। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है सर, स्टार पॉइंट है। वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेंट्री, पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमें इसके लिए। वी नीड टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट सर। तो यहां पे बना लो वर्किंग नोट। WIP इन्वेंट्री सर। क्या लिखा हुआ है मटेरियल के लिए? क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन साइकिल इज ऑफ हाफ वन। प्रोडक्शन रिक्वायर फुल यूनिट ऑफ X and Y। X and Y का फुल यूनिट चाहिए। और Z is required only to the extent of half unit in the beginning and remaining half is needed at the uniform rate। यूनिफॉर्म रेट आने की वजह से क्या हो जाएगा? हाफ है और उसका भी हाफ हो जाएगा। तो यही पॉइंट है यहां पर जो हमें कवर करना है। तो रॉ मटेरियल बिगिनिंग में कितना जाएगा? XYZ 100%, 100% and 50% into 30 into 7 into 6। तो बिगिनिंग में कितना हो गया? 40। बिगिनिंग में आपके पास कितना हो गया? 40। ठीक है। कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ, Z का ध्यान से देखना, 6 का 50%। पहली बात तो एंड इवनली है तो उसका भी क्या करेंगे? 50%। तो दिस इज 1.5। उसके अलावा लेबर इवनली है तो 25 into 50%। एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20 into 50%। अगर इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। और बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म रेट से ही वहां पर होगा। ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, बाद में इन्होंने लिख दिया है, प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द एंड डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड आर एक्रूड सिमिलरली। ठीक है, चेक कर लीजिए सर। क्लियर है? तो अब हम निकाल देंगे सर यहां पर कितना कॉस्ट आ गया आपके पास। दिस इज 12.5 एंड दिस इज 10, तो टोटल इज 24। तो दिस इज 64 पर यूनिट। 64 पर यूनिट। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, जेड के लिए
टाइमलाइन बना के लिख लो ये हिंट, जिससे आपको ध्यान रहे। ठीक है, 6 का 50% तो यहाँ लगा, 6 का 50% यहाँ लगेगा, और वो इवनली है तो इसलिए कि उसका क्या लेते हैं 50%, ये तो कॉस्टिंग में आपने पढ़ा ही होगा, इवनली लेते हैं तो 50%, तो कितना हो जाएगा 1.5, और ये कितना हो जाएगा 3। और लेबर ओवरहेड तो है ही इवनली सर, लेबर एंड ओवरहेड इवनली है, तो वी आर टेकिंग 50%। क्लियर है सर? अब कर देंगे कैलकुलेशन। तो आ जाइए सर वापस अपना WIP इन्वेंट्री पे। 1,50,000 यूनिट्स इंटू 64 डिवाइड बाय 12 इंटू हाफ मंथ का है सर। कर देंगे कैलकुलेशंस। 4 लाख। तो फिनिश गुड में निकाल देंगे सर। रॉ मटेरियल कंजम्पशन तीनों का ले लेंगे, 30 + 7 + 6 43, लेबर 25 एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 20। तो COGS कितना हो जाएगा 88 पर यूनिट। तो कितना है फिनिश गुड्स का सर 1 मंथ 1,50,000 into 88 divide by 12 into 1, how much? 11 lakhs। कर रहे हैं सॉल्व सब लोग। 11 lakhs। डेटर्स। अब डेटर्स में और क्या क्या आएगा सर? डायरेक्ट लेबर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेलिंग ओवरहेड कितना है 15 है सर। सेलिंग ओवरहेड चेक कर लीजिए सर। और उसमें उन्होंने कहा कि 25% कैश भी है, वो भी आप ध्यान रखना, 25% इज ऑन कैश बेस, तो 75% है क्रेडिट पे, लास्ट में 75% भी कर देंगे। तो 1,50,000, 88 + 15 is the selling, divide by 12 into 2, और उसका 75% कितना आ जाएगा सर? निकाल देंगे डेटर्स। This is 103 into 1,50,000 divide by 12 into 2, और उसका 75%, तो this is 19,31,250। और लास्ट में कह रहा है कैश इज टू बी मेंटेन, कितना कैश मेंटेन करना है 8 lakhs। तो यू विल गेट योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, डन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 8 लाख यहां पर क्लियरली मेंशन है। टोटल कर दो सर इन सबका। दिस इज 4 लाख, 11 लाख and 8 lakhs, so we have 51 lakhs, 43,750 sir।
करंट लायबिलिटीज, और सबसे पहले क्या आएगा, पेबल्स फॉर रॉ मटेरियल, पेबल्स फॉर रॉ मटेरियल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज 51,43,750, ठीक है। पेबल्स फॉर रॉ मटेरियल, और उसके लिए क्लियरली पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, परचेज फ्रॉम द डिफरेंट लीडिंग टू अ डिफरेंट क्रेडिट पीरियड अलाउड 2 months 1 month एंड हाफ मंथ्स, ठीक है। तो कर देंगे यहाँ 37 एंड 16, तीन आपके पास प्राइसेस हैं, XYZ। 1,50,000 into 330 divided by 12 into 2, 1,50,000 into 7 divided by 12 into 1, and 1,50,000 into 6 divided by 12 into 0.5. 7,50,000 sir, 7,50,000 87,500 and 37,500. आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट लेबर, तो लेबर आपके पास कितनी थी, 25, और उसके लिए क्या लिखा हुआ है, लेबर के लिए हाफ मंथ है और ओवरहेड के लिए 1 month है सर। 1,50,000 into 25 divided by 12 into 0.5, and outstanding overhead, outstanding overhead मैन्युफैक्चरिंग जो भी था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये 20 रुपीज था, डिवाइड बाय 12 into 1, 156,250 and 2,50,000। और क्या बचा, और क्या बचा, जल्दी से चेक करो, और क्या बचा सर, हो गया। सेलिंग ओवरहेड और बचा हुआ है सर, तो क्या लिखा हुआ है, ऑल ओवरहेड, ऑल ओवरहेड लिखा हुआ है, और ये लेबर का है, तो मतलब जो सेलिंग ओवरहेड है उसका भी कितना होगा, 1 month होगा सर। वन 187,500। करंट लायबिलिटीज टोटल कर देंगे, टोटल इसका तो हमारे पास करंट एसेट्स आ गई हैं, करंट लायबिलिटी आ गया है, देख लीजिए। तो व्हाट इज एक्सेस ओवर excess of current assets over current liabilities, A minus B sir।
ये आ गया 36 लाख 75,000. Add the margin. तो कितना हो गया 3,67,500. तो दिस इज योर टोटल वर्किंग कैपिटल. दिस इज 40,42,500. चेक करिए पूरा कैलकुलेशन और विद वर्किंग नोट एक एक चीज हमने कवर की है. एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जहां पर डीपली अगर आपका मटेरियल पे भी डिफरेंट सप्लायर्स हैं तो उस केस में हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, और वो इवनली वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है. इवनली वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है सर. क्लियर है सर? यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट? और ये डबल शिफ्ट है. तो लिखिए कॉन्सेप्ट. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन डबल शिफ्ट. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन डबल शिफ्ट. तो अगर आपका डबल शिफ्ट है तो व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होने वाला है, बस वो समझना है. उसके बाद कैलकुलेशन में कुछ नहीं है सर. इफ द फर्म plans to go for double shift, what will be the impact? सबसे पहली बात, अगर वो डबल शिफ्ट में जा रहे हैं तो रॉ मटेरियल स्टॉक डबल हो जाएगा सर. रॉ मटेरियल स्टॉक विल गेट डबल. फिनिश गुड्स stock, sales, production, all the things will get doubled. Unless otherwise stated. Unless otherwise stated. मतलब सर यहां पर आपके पास डबल शिफ्ट का मतलब ही यही है कि वहां पर जो भी आपकी रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, एवरीथिंग गेट डबल. ठीक है, सिर्फ एक ही चीज नहीं होगी, वो आपने बताई दी है, दिस इज योर WIP. सर क्यों नहीं होगी वो और बता दो जल्दी से. WIP stock will remain the same. रीजन बता दो सर जल्दी से. Why WIP stock will remain the same? बोलिए सर. Why WIP will remain the same? क्यों वो सेम रहेगा सर?
इनपुट आउटपुट सेम प्रोसेस, और कुछ बेटर आंसर बोलिए सर जल्दी से, एनी बेटर आंसर। अब देखो ना, यहां पर आपके पास आप जहां से छोड़ोगे वहीं से तो स्टार्ट होगा। इफ यू आर अगर कोई प्रोसेस चल रहा है तो जब दूसरी शिफ्ट वाले लोग आएंगे तो वहीं से तो स्टार्ट कर देंगे, तो कोई स्टॉक डबल थोड़े हो जाएगा, वहीं से तो स्टार्ट होगा प्रोसेस। ठीक है, तो जो आपने कहा है कि वहां पर आपके पास इनपुट आउटपुट रिमेन द प्रोसेस विद इनपुट आउटपुट द सेम प्रोसेस, मतलब वही है कि वहां पर जहां पर छोड़ेंगे वहीं से वापस क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कहीं पे लिख लो, each shift pickups where the previous left off, the WIP stays constant not doubled। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लो, यहां पर मैं लिखवा देता हूं। each shift picks up where the previous left off, the WIP stays constant not doubled। ठीक है, चलें आगे सर, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, सेम। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम in totality, variable cost amount will be doubled। नाम ही उसका वेरिएबल है, तो क्योंकि यहां पर आपके पास देख लीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहेगी, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल गेट डबल्ड। फोर्थ पॉइंट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि उसका टोटल अमाउंट तो क्या रहेगा, सेम। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड, but in totality it will remain same। in totality it will remain same। ठीक है सर, तो अगर फिक्स कॉस्ट 10 लाख है तो वो 10 लाख ही रहेगी, बट नंबर ऑफ यूनिट डबल होने से क्या होगा, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। टेक्निकली क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन है 20, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो। और सेम आपके पास क्वेश्चन है 5, सेम क्वेश्चन 5 है, डबल शिफ्ट के 2 क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है सर, तो उस पर लिख लो सर सेम एज 20। दोनों सेम है सर, दोनों कॉपी पेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं सर अपना, तो इसके साथ ही लिंक कर लेना, सेम एज क्वेश्चन 5। MT Limited has been operating in manufacturing facility till 31st March 2021 on a single shift working with the following cost structure। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन कभी भी MCQ केस सिनेरियो में आ सकता है, फिर आप बाद में ये मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। ये क्वेश्चन कभी भी MCQ के केस सिनेरियो में आ सकता है।
बड़ा क्वेश्चन वो प्लांट कर देंगे जैसे इस बार भी किया था इन्होंने, वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन, तो देख लीजिए। MT Limited has been operating a manufacturing facility till 31st March on a single shift basis. The following is the cost structure. Cost of material wages, out of which 60% is the variable. तो वेरिएबल कितना हो गया 12 और फिक्स कितना हो गया 8 सर। ठीक है, क्लियर है सर। ओवरहेड आउट ऑफ इज 20% इज द वेरिएबल, तो यहां पर 20% इज 4 एंड 16 इज फिक्स्ड। ठीक है, प्रॉफिट आपको दे दिया, सेलिंग प्राइस आपके पास है 31 विद द सेल्स ऑफ 1728 आपको यहाँ पर सेल्स दे दिया और सेलिंग प्राइस दे दिया, तो इससे नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, सन्ड्री डेटर्स। In view of the increased market demand, it is proposed to double the production by working on the extra shift. It is expected that 10% discount will be available from the supplier. Supplier से 10% discount मिल जाएगा of raw material. In view of the increased volume of the business, selling price will remain the same. Credit period allowed to customer will remain unaltered. Credit availed from supplier will continue to remain at the same level, that is 2 months. Lag in payment of wages over continue to remain at 1 month. You are required to calculate the additional working capital requirement if the policy to increase the output is implemented to assess the impact of double shift on the long term as the production policy. ठीक है, तो करेंगे आपके पास, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बताना कितनी होंगी, 17,28,000 डिवाइड बाय 72। तो अभी एक नंबर ऑफ यूनिट्स है 24,000, तो डबल शिफ्ट में कितनी हो जाएंगी 48,000। चेक कर दिया, खत्म सर। तो करते हैं सर एक बार पूरा क्वेश्चन नंबर, दिस इज 20। डबल शिफ्ट, ठीक है सर। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में निकाल लो नंबर ऑफ यूनिट्स। इन सिंगल शिफ्ट कितना था आपके पास, 1728। Number of units in double shift is 24,000 into 2. करेंगे सर। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना देंगे। सिंगल एंड डबल शिफ्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एट सिंगल एंड डबल शिफ्ट। यस, तभी हम उसकी वर्किंग कैपिटल निकाल पाएंगे सर। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितने का है सर, 24। तो दिस इज 24 इंटू 24,000। $5,76,000। बट अब वो कह रहे हैं कि यहां पर अगर आपने डबल शिफ्ट किया तो दे आर गिविंग यू डिस्काउंट ऑफ 10%। कितना हो जाएगा, 21.6 इंटू 48,000।
तो योर कॉस्ट विल बी 10,36,800। एक एक आइटम कैलकुलेट करते जाओ सर, फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। नेक्स्ट वन आपके पास है वेजेस। तो वेजेस आपके पास कितने की थी सर? वेजेस 20, उसमें वेरिएबल था 12 और फिक्स था 8। तो वेजेस देख लीजिए एट द रेट ऑफ 20, फिक्स्ड एट द रेट 8, वेरिएबल एट द रेट ऑफ 12। 8,000 इंटू 24,000, 1,92,000, and the variable is 12 into 24,000. $2,88,000। प्लीज फोकस करें सर। अब डबल शिफ्ट पे जल्दी से बताओ मुझे, डबल शिफ्ट पे वेजेस कितनी होंगी सर? अब देखो अमाउंट विल रिमेन द सेम, फिक्स्ड है ना, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना, अमाउंट विल रिमेन द सेम, तो पर यूनिट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी सर, इंटू 48,000। ठीक है, वो सेम ही रहेगी, वेरिएबल तो चेंज हो जाएगी सर, एंड द वेरिएबल इज 12 इंटू 48,000, 5,76,000। चेक करते रहो सर, एक एक पॉइंट में अगर कोई भी डाउट आए तो बता देना सर। खत्म। वेजेस में कोई डाउट है तो बोलिए, एनी डाउट इन वेजेस? तो अब ओवरहेड निकाल दो, खुद ही निकालो सर। ओवरहेड कितने का ओवरहेड है सर? 20 रुपीज। उसमें फिक्स्ड आपके पास कितना है और वेरिएबल कितना है? तो फिक्स आपके पास है 16 और वेरिएबल है 4। तो दिस इज 16 इंटू 24, 3,84,000, and variable is 4 into 24,000, 96,000। ठीक है, 96,000 सर, यहां तक देख लो सर। तो अब यहां पर क्या होगा? फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, 3,84,000, तो पर यूनिट क्या हो जाएगा? हाफ। क्लियर है? और इधर आपके पास 4 इंटू 48,000, वो डबल हो जाएगा सर। $1,92,000। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी सर? टोटल कॉस्ट परफेक्ट 5,76,000, 192, 288, 384, 96। This is 15,36,000। और यहां पर कितनी आएगी सर? This is your 23,80,800।
तो यहाँ पे मुझे एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। तो पहले हम देख लीजिए, यहाँ पर सेल्स आपको दे रखी है, तो दिस इज 72 इंटू 24,000 and here 72 into 48,000, 17,28,000. So you will get the profit is the balancing figures. कॉस्ट ही तो बनाया हमने पूरा, कॉस्ट कैलकुलेशन। तो ये आपके पास कितना आ गया प्रॉफिट? 1,92,000. दिस इज द प्रॉफिट। and this is your profit. So now we have to prepare the statement of working capital requirement. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए जल्दी से मुझे। फर्स्ट पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए सर, एनी डाउट्स। तो द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। comparative statement of working capital requirement. क्योंकि इंक्रीज इन पूछ रहा है, वो डबल शिफ्ट में नहीं पूछ रहा, वो इंक्रीज पूछ रहा है, तो निकालना पड़ेगा सर दोनों का ही। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री सर, इन्वेंट्री में सबसे पहले क्या है? रॉ मटेरियल। बताइए सर। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है, द कंपनी हैड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 1,44,000 है, और कितने का मटेरियल कॉस्ट था? 24। तो दिस इज 1,44,000 डिवाइड बाय 24, तो यूनिट्स कितनी आ जाएंगी? 6,000 यूनिट्स। तो दिस इज 6,000 इंटू 24, 1,44,000। अब यहां पर क्या हो जाएगा? डबल सर, डबल कितना हो जाएगा? 12,000। और अब मटेरियल की वैल्यू कितनी है? नॉट 24, दिस इज 21.6। तो दिस इज द इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 12,000 इंटू 21.6, 2,59,200 सर। चेक कर लीजिए सर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट। अब रॉ मटेरियल के बाद किसकी बारी है? वर्किंग प्रोग्रेस की सर। वर्किंग प्रोग्रेस कितने का? वर्किंग प्रोग्रेस के लिए क्या दे रखा है? वर्किंग प्रोग्रेस वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट इज 88,000 सर। अब वर्किंग प्रोग्रेस में देख लो, कॉस्ट शीट में जाओ जल्दी से, क्या क्या आएगा वर्किंग प्रोग्रेस में? आपके पास क्या क्या आएगा सर? 24 तो मटेरियल है सर, और 20 आपके पास वेजेस हैं। प्राइम कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, देख लीजिए, दे आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर कंसिडरिंग मटेरियल एंड लेबर, वी आर ओनली कंसिडरिंग द मटेरियल एंड
लेबर, और फिनिश गुड एट दिस इज और टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा आपके पास, मटेरियल एंड लेबर सर, एंड दिस इज 24 + 20 सर। कितनी यूनिट्स आ गए सर, 2000 यूनिट्स। टू 2000 यूनिट्स, सो दिस इज 2000 88,000। अब वर्किंग प्रोग्रेस का नंबर ऑफ यूनिट तो सेम ही रहेगा, बट इसकी कॉस्टिंग निकाल लो सर। कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, जल्दी से मुझे कोई बताए, जल्दी से, मेक इट फास्ट। कॉस्ट क्या होगी सर, 2000 सेम रहेगी सर, इट विल बी रिमेन सेम 2000। तो मटेरियल कितने का, 21.6 है, प्लस लेबर कितना है आपके पास, प्लीज चेक करें लेबर कितना है सर। कॉस्ट पे जाओ सर, लेबर 12 पर यूनिट प्लस 4 पर यूनिट, भूलना मत सर, ये गलत मत कर देना। दिस इज 12 + 4, तो टोटल कितना हो गया सर, 75,200। ध्यान रखना सर, यही स्टार पॉइंट है इस क्वेश्चन, यही कैलकुलेशन स्टार है सर। नाउ वी हैव फिनिश गुड्स। मैं हल्की सी लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि जिससे आप वो बाइफिकेशन रहे आपके माइंड में, ठीक है, जिससे आपको रहे पता कि भाई अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फिनिश गुड्स सर। देखिए सर, फिनिश गुड्स के लिए आपको कितना दे रखा है, वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट 2,88,000। फिनिश गुड इज 2,88,000, तो यहाँ तो 2,88,000 ही रहेगा, बट नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेते हैं। 24 + 20 प्लस कितना कितना था, +20, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे सर। 64 हो गया सर, 2,88,000 डिवाइड बाई 60, 4,500 यूनिट्स हो गए सर। तो कैसा है, 4,500 इंटू 64, चेक कर लो सर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा सर। 9,000 इंटू 21.6 प्लस 12 + 4 प्लस 12 + 4, और देख लीजिए वेरिएबल ओवरहेड आपके पास, देख लीजिए ओवरहेड कितने का है, 8 + 4 12, 8 + 4 दिस इज 12। ये आपके पास कॉस्ट आ गई, टोटल कितनी हो गई सर, 21.6 + 16 + 12, 49.60 सर। ठीक है, कर देंगे 9,000 इंटू 49.6 एंड दिस इज योर 4,46,400। ठीक है, इसको भी मैं नीचे ही लिख देता हूँ, 2,88,000 को, दिस इज 2,88,000। चेक कर लीजिए सर, फिनिश गुड तक हो गया। एनी डाउट्स, किसी को कोई डाउट, डेटर्स, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। पर यूनिट आपके पास 12 + 4 है, पर यूनिट आपके पास 8 + 4 है सर इन द डबल शिफ्ट। डेटर्स, डेटर्स के लिए दिस इज एट कॉस्ट ऑलवेज, कितना है, 4,32,000, और कितनी कॉस्ट है आपके पास,
देख लीजिए डेटर्स आपके पास, दिस इज एट सेल प्राइस है, तो डिवाइड बाय 72, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी आपके पास इनटू 64। चेक कर लीजिए 6000 यूनिट है इनटू 64। अब डेटर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे डबल, 12,000 इनटू, अब कॉस्ट हम जोड़ ही चुके हैं, देख लीजिए कॉस्ट कितनी थी 49.6, कितना 5,95,200। तो नाउ वी हैव ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। Please calculate the gross working capital. $904. B, you have current liabilities. Current liabilities. करेंगे कैलकुलेट सर। परफेक्ट। अब क्रेडिटर्स के लिए देख लो सर क्या लिखा हुआ है। टू मंथ्स है सर, 2 मंथ्स है सर। तो कॉस्ट थी कितनी, मटेरियल कॉस्ट कितनी थी 24 सर, निकाल देंगे क्रेडिटर्स। 24,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2, कितनी यूनिट्स आ गई 4,000 इंटू 24 सर। $96,000। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल सर, और मटेरियल कॉस्ट कितनी है 21.6 है सर। हाउ मच 172। तो बहुत ध्यान से करना है सर ये क्वेश्चन। वेजेस, वेजेस के लिए क्या लिखा हुआ है 1 मंथ है, ठीक है। तो वेजेस के लिए आपके पास 1 मंथ है, तो दिस इज योर 24,000, तो दिस इज 2,000। कितनी वेजेस की कॉस्ट है 2,000 इंटू 20, 40,000। और ये कितना हो जाएगा सर 4,000 इंटू कितना होगा 12 प्लस 4, भूलना मत सर 12 प्लस 4, 64,000। फिर क्या है आपके पास ओवरहेड सर, 1 मंथ है ये भी, सेम 24,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, दिस इज 2,000 इंटू 20, this is 40,000
और यहाँ पर डबल हो जाएगा इंटू 8 + 4 है। दिस इज 48,000। तो क्या निकाल देंगे यहाँ पर भी, करंट लाइबिलिटीज टोटल कर दो, करंट लाइबिलिटी तीनों को सर। 96,000 + 40,000 + 40,000, 1,76,000 is the current liabilities, and here the current liabilities are 172,800, 64,000, 48,000, 284,800. So what is your working capital requirement? A minus कर देंगे सर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो करंट एसेट्स ग्रॉस कितना था? 904 माइनस 904 माइनस 176 7,28,000 सर। and this is 10,91,200. बट वो आपसे पता क्या पूछ रहा है? एडिशनल। दे आर आस्किंग यू एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हाउ मच, दोनों का डिफरेंस। चेक कर लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन तो बताइए सर। तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डबल शिफ्ट, और सेम ऐसे ही सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, उसको आप होमवर्क में लिख लो सर। आप उसको होमवर्क में लिख लो सर। क्वेश्चन नंबर 5 को आप होमवर्क में लिख लो सर। चलें आगे सर। क्वेश्चन बीच में रह गया था 16 सर। पहले 16 करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए सर बहुत अच्छे से सर। क्वेश्चन नंबर 16। पढ़िए सर। Can I discuss? The following data relating to an auto component manufacturing company is available for the year 2020-21. Raw material held in storage 20 days, receivable collection period, conversion process period, raw material 100%, other का 50% है। Finished good storage period आपको दे दिया है, and we have credit period from suppliers, advance payment to suppliers, ये एडवांस पेमेंट है, एसेट का पार्ट है। टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 800 lakhs।
75% of the total cash operating expenses are for raw material, and we have 360 days are assumed in a year. You are required to calculate the each item of the current assets and current liabilities. Working capital requirement of the company want to maintain the cash balance of 10 lakhs at all times. ठीक है, करते हैं सर. अब उसने क्लियर कह दिया 75% ऑफ द टोटल क्या है फॉर रॉ मटेरियल है, तो बैलेंस क्या हो गया आपके पास 25% फॉर अदर्स हो गया, फॉर अदर्स हो गया सर. ठीक है, तो मटेरियल के लिए अलग और फिर अदर्स के लिए अलग कैलकुलेट करते जाएंगे सर. ठीक है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक 20 डेज का है, निकाल देंगे सर. वर्किंग प्रोग्रेस कन्वर्जन 10 डेज. ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो आज आपको पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही हम कवर कर रहे हैं. आपने देख ही लिया डबल शिफ्ट वाला क्वेश्चन आ गया, उससे पहले भी हमने जो किया था वहाँ डिफरेंट XYZ 3 मटेरियल थे, तीनों का डेटा अलग अलग था. फिर यहाँ पर भी आपके पास उन्होंने देख लीजिए 75% टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिस इज फॉर मटेरियल. तो बैलेंस किसके लिए हो गया, अदर्स के लिए. तो दिस इज 800 का 75% इज 600. तो देखिए सर, करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. इंपॉर्टेंट लिख लो सर, डिफरेंट वैरायटी है सर. रुपीज लैक्स. We have particulars. For raw material 75%, for others, for others. चेक कर लीजिए सर. And this is total sir. तो सबसे पहले कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर रॉ मटेरियल कितना होगा, दिस इज 75%, 800 into 75% is 600, and this is 800 into 25% is 200. टोटल इज 800. रुपीज लैक्स ऊपर ही लिख दिया सर. देन रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग, एक एक चीज करते जाओ सर. तो लास्ट में निकाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल सर. तो पहले पूरा यहाँ पर वर्किंग नोट ही बना रहे हैं. तो सबसे पहले आपके पास आइटम क्या है, रॉ मटेरियल हेल्ड इन स्टोरेज 20 डेज सर. तो दिस इज योर रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग. रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग सर 20 डेज है, तो 600 पर डे का डिवाइड बाय 360 into 20 सर, कितना आ जाएगा. दिस इज 33.33. और उधर आपके पास मटेरियल में तो आएगा नहीं, नो. तो टोटल कितना हो गया 33.33. देन वी हैव WIP. जब WIP करेंगे तो वहां पर मटेरियल और अदर दोनों आएंगे सर. ठीक है, कंफर्म है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को. परफेक्ट. तो वर्किंग प्रोग्रेस का कितना दे रखा है आपको, 100% फॉर मटेरियल, अदर इज 50%, अदर इज 50% और 10 डेज दे रखा है.
तो अदर का कितना हो जाएगा सर? 50% है तो वो कितना हो जाएगा? 5 दिन हो जाएगा सर, और इसका 10 days ही रहेगा। तो वर्किंग प्रोग्रेस कन्वर्जन सर कितना है? 600 डिवाइड बाय 360 इंटू 10, हाउ मच? तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो सर। तो कितना हो गया? 600 डिवाइड बाय 360 इंटू 10 days। दिस इज योर 16.67, 16.67 सर। और अदर के लिए क्या होगा? 200 डिवाइड बाय 360 इंटू, वो 5 days हो जाएगा। क्यों? 50% है। क्या है? 50% है, तो कितना हो जाएगा सर? 2.78। टोटल कितना हो जाएगा? 16.67 प्लस 2.78, दिस इज 19.45। वर्किंग प्रोग्रेस इज 19.45। देन वी हैव फिनिश गुड्स स्टॉक होल्डिंग। फिनिश गुड स्टॉक होल्डिंग कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 45 days। तो दिस इज 600 डिवाइड बाय 360 इंटू 45। तो दिस इज 75 सर। और इधर आपके पास कितना हो जाएगा? 200 डिवाइड बाय 360 इंटू 45, एंड दिस इज 25 सर। तो फिनिश गुड्स कितना आ जाएगा? 100। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर रिसीवेबल्स, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। कितना दे रखा है? रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज 30 days। This is 50 and this is 200 divided by into 30. $16.67, 66.67. एडवांस टू सप्लायर्स, तो पहले एसेट्स ही देख रहे हैं और उसमें 5 days है सर। एडवांस टू सप्लायर्स 600 डिवाइड बाय 360 इंटू 5। ठीक है, मटेरियल के लिए आएगा, अदर के लिए तो नहीं आएगा सर। ये सब ध्यान रखना है आपको, गलती मत कर देना। सप्लायर है तो सिर्फ मटेरियल के लिए आएगा। 8.33 सर। और लास्ट आपके पास क्या बचा? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रेडिट पीरियड फ्रॉम सप्लायर्स 60 days है सर। ठीक है, यही बचा था बस। तो दिस इज क्रेडिट पीरियड। सप्लायर्स चेक कर लीजिए सर, 60 days है। एंड दिस इज योर 100। अगेन अदर का नहीं आएगा, सिर्फ मटेरियल का ही है। चेक कर लीजिए। तो ये एक पूरी स्टेटमेंट हमने बना दी है सर। अब हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लेंगे सर। पहले ये देख लो सर, दिस इज अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और आपको बहुत अच्छे से इसको कवर करना है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब हम क्या कैलकुलेट कर देंगे? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर देंगे सर। कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल सर।
तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कितना है, टोटल करते जाओ सर। ये रहा सर 33.33। वर्किंग प्रोग्रेस निकाला था 19.45। तो दिस अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन सर। फिनिश गुड्स का आपके पास कितना आया था सर 100। देन डेटर्स का आपके पास कितना आया है 66.67। सब कुछ निकाल चुके हैं सर। ठीक है, एडवांस भी तो एसेट का ही पार्ट है 8.33। कैश वो कह रहा है 10 लाख मेंटेन करना है, लेस क्रेडिटर्स कितना था 100। एंड दिस इज योर फाइनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस इज योर फाइनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाउ मच कर देंगे सर? This is 137.78. चेक करो सर 137.78। यहां तक अगर कोई डाउट है सर तो बताइए सर। यहां तक अगर आपका कोई डाउट है सर तो बताइए सर। ये हम करेंगे 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ सर। करेंगे हम ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए सर। चलें, परफेक्ट है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी तक? पूरे चैप्टर में अभी तक कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो बताइए। और इसलिए बहुत आराम से करा रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट इसमें ही होती है वर्किंग कैपिटल। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को लगती है तो सिर्फ इसी स्पेसिफिक टॉपिक में लगती है, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में सर। जबकि वो कॉस्टिंग के चैंपियन होते हैं तब भी उनको लगता है कि ये डिफिकल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। है कोई डाउट अभी तक किसी को? किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए सर। पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए सर। on 1st January the managing director of Norin Limited wishes to know the amount of working capital that will be required during the year. From the following information prepare the working capital requirement forecast. तो हमें वही निकालना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट।
Production during the previous year was 60,000 units and it is planned that this level of activity will be maintained during the present year. तो 60,000 units हो गया. The expected ratio of the cost to the selling price are raw material 60%, wages 10%, overhead 20%. So 60, 80, 90, 10% is the margin. Raw material are expected to remain in the store for the average of 2 months. तो आपके पास 2 months के लिए होगा before issue to production. तो रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर द एवरेज ऑफ 2 months बिफोर इशू. तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आपके पास 2 months है. ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द प्रोसेस फॉर 1 month. तो वर्किंग प्रोग्रेस 1 month, रॉ मटेरियल बीइंग फीड इनटू द पाइपलाइन इमीडिएटली एंड द लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट अकरिंग इवनली ड्यूरिंग द मंथ. तो अकरिंग इवनली का क्या मतलब है? वी आर टेकिंग 50%. तो मटेरियल इज 100% एंड लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट इज 50%. Finished good will stay in the warehouse awaited and dispatched to the customer approximately 3 months. तो फिनिश गुड्स के लिए 3 months आ गया. क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी एंड क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 3 months. सेलिंग प्राइस इज 5. दिस इज द रेगुलर प्रोडक्शन सेल्स साइकिल. वेजेस एंड ऑर्डर पेड इन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ. तो 1 month का लैग हो गया. एंड कंपनी नॉर्मली कीप्स कैश इन हैंड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000. सर कर देंगे 1 by 1 एक एक चीज को कैलकुलेट करते जाएंगे सर. खत्म हो जाएगा सर, कुछ नहीं है. तो दिस इज 50% लेंगे सीधा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को सर. ठीक है. तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर 3 सर. Statement of working capital requirement. Current assets. कितना है आपके पास? 60,000 यूनिट्स है और मटेरियल कितना है? 60% और सेल प्राइस कितना है? 5 है सर. तो दिस इज 60,000 into 5 into 60%. दिस इज 1,80,000. और कितने मंथ्स है आपके पास? कितने मंथ्स हैं आपके पास? यार देख लीजिए 2 months है. आ जाएगा 30,000 सर. तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ. इंस्टीट्यूट ने तो पता नहीं कितने बड़े बड़े आंसर दे रखे हैं. अब यहाँ पर रॉ मटेरियल देख लीजिए और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस के लिए 1 month दिया है सर. 100% आपका मटेरियल है और 50% आपके पास लेबर एंड ओवरहेड है. तो दिस इज 60,000 into 5 into 60%. दिस इज 1,80,000 डिवाइड बाय 12 into 1 into 100% टेक्निकली. ठीक है. तो ये आपके पास कितना हो गया? 1,80,000 डिवाइड बाय 12. तो ये आपके पास हो गया 15,000 सर. लेबर 60,000 into 5 into 10%. ठीक है. तो कितना हो गया सर? 30,000 डिवाइड बाय 12 इंटू, और इसका टाइम पीरियड कितना है? इवनली ड्यूरिंग द मंथ. तो 50% ले लेंगे सर.
यही होगा ना, ठीक है। तो दिस इज 30,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5, 1250, and we have overhead, sir. Overhead, we have overhead. We have overhead. एक बार जल्दी से कैलकुलेट करना जरा ओवरहेड। तो ओवरहेड एक बार कैलकुलेट कर देंगे सर। 60,000 इंटू 5, 60,000 इंटू 5, और ओवरहेड कितना है सर? 20% है ओवरहेड। आपके पास कितना है? 20% है सर। इंटू 50%, तो ये 2500 आ जाएगा सर। तो वर्किंग प्रोग्रेस आपके पास कितना हो जाएगा? 15,000, 18,750, 18,750 सर। खत्म। 7,500 कैसे है? चेक करो एक बार, हाउ इट इज पॉसिबल। 60,000 इंटू 5 इंटू 20% है, एक महीने का है आपके पास, और उसका 50% लेना है। तो दिस इज 2,500। एक बार आप चेक करो सर जल्दी से, मेक इट फास्ट। फिर हम उसके बाद किस पे आ जाएंगे देख लीजिए। आपके पास वर्किंग प्रोग्रेस हो गया तो फिनिश गुड्स पे आ जाएंगे सर। फिनिश गुड्स, 60,000 इंटू 5। अब दिस इज एट कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी है? 90% है सर, यही होगी ना सर। अब फिनिश गुड्स का कितना टाइम पीरियड है जल्दी से चेक करो। फिनिश गुड विल स्टे इन डिस्पैच फॉर 3 months, तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 12 इंटू 3। चेक करिए सर। $67,500 आया आंसर? 67,500। देन debtors, इंटू 5, अगेन कॉस्ट पे 90%, और डेटर्स के लिए क्या लिखा हुआ है? 3 months। और ये भी कितना हो जाएगा? 67,500 हो जाएगा सर। और कैश कितना मेंटेन करना चाहते हैं? 20,000 सर। तो व्हाट इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सर हाउ मच? कर देंगे पूरा कंप्लीट। 30,000 प्लस 18,750 प्लस 67,500 प्लस 67,500 प्लस 20,000 प्लस 203 750. This is your gross working capital. Now we need to calculate the current liabilities.
क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के लिए क्या लिखा हुआ है? 2 मंथ्स है, ठीक है। तो सिर्फ मटेरियल के लिए होगा कैलकुलेट, याद रखना किसके लिए कैलकुलेट होगा, मटेरियल के लिए। 60,000 इंटू 5 इंटू 60% डिवाइड बाई 12, और कितना मंथ है? 2 मंथ्स है सर। $30,000। और क्या है सर? और क्या क्या है आपके पास? वेजेस एंड ओवरहेड, ठीक है, कर देंगे। तो वी हैव डायरेक्ट वेजेस, पेबल्स 60,000 इंटू 5 इंटू 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 1, फिनिश सर। 60,000 इंटू 5 इंटू 10% डिवाइड बाई 12, दिस इज 2500 सर। और ओवरहेड डबल हो जाएगा क्योंकि वो 20% है, ओवरहेड पेबल्स। और ये डबल हो जाएगा 5,000 सर। तो व्हाट इज योर करंट लायबिलिटीज? How much? 30, and this is 37,500। चेक कर लीजिए सर, 37,500। तो फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट द करंट एसएसटी 203,750 माइनस 37,500, 166,250 सर। चेक करिए सर। और इस पे वो इवनली वाला नोट बना के मैं लिख लो अपने पास, जो आपको हर जगह काम आ जाएगा सर। इट इज स्टेटेड दैट labor and overhead cost occurs evenly during the month। अब इसके पीछे 50% लेने का कारण क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। 10 on the first day of each month आप पेमेंट कर रहे हो उसी दिन, तो उस दिन तो बिगनिंग वैल्यू क्या होगी? 0। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ इट वुड बी 0, वो 0 होगा सर। एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, on the last day of the month, labor and overhead cost of 1 month including in WIP on an average it would be equivalent to half of the month's labor and overhead cost। तो दिस इज सिंपली ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो हाफ हो जाएगी ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। यहां तक एक बार जल्दी से आप चेक करो सर। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी पॉइंट है आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए सर।
ये वाला हो जाएगा 11, ठीक है, सेम एज। यहाँ तक देख लो सर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो कवर कर लेते हैं सर। एक क्वेश्चन था रेशियो वाला, क्या वो कर लिया था हमने? रेशियो वाला क्वेश्चन था एक, 24-25 ऐसे कुछ था, कर लिया था हमने वो वाला क्वेश्चन? हो गया था ना 24? क्वेश्चन नंबर 24 हो गया था, एक बार कंफर्म कर दें। 24 हो गया ना, 24 हो गया था ना हमारा? ट्वेंटी फोर डन, ओके परफेक्ट, चलो गुड है। उसके अलावा आपके पास वी हैव मई 2020 का क्वेश्चन था, हो गया है, वो भी हो गया है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, नहीं हुआ है? 9 हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है सर। तो एक हमें 8 कवर करना है और एक अबाउट 14 है आई थिंक क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, डोमेस्टिक सेल वाला 13, ये वाला करते हैं पहले, ये वाला करते हैं फिर उस पर उसको कवर करते हैं। 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 हो चुका है, यस। पढ़िए सर क्वेश्चन नंबर, दिस इज 13, बहुत ध्यान से पढ़ना सर, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है सर। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर, दिस इज 13 सर। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन रीड कर लिया तो मैं रीड करूं सर एक बार। द मैनेजमेंट ऑफ ट्रक्स कंपनी लिमिटेड, द मैनेजमेंट ऑफ ट्रक्स company limited is planning to expand its business. Consult you to prepare an estimated working capital statement. The records of the company reveals the following annual information: sales domestic at 1 month's credit, export at 3 months credit, sale price 10% below the domestic price, material use supplier extend 2 months credit, lag in payment half month, lag in payment manufacturing expenses 1 month, lag in payment admin expenses 1 month, selling expense PayPal क्वार्टरली एंड एडवांस एसेट है सर। इनकम टैक्स पेबल इन 4 इन ऑफ विच 1 फॉल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वो आ जाएगा आपके पास। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, इग्नोर द वर्किंग प्रोग्रेस एंड डेप्रिसिएशन, कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना है। द कंपनी कीप्स 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, बिलीव इन कीपिंग 2,50,000 अवेलिंग एट इंक्लूडिंग द ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ, believes in keeping 2,50,000 available to it including the overdraft limit of 75,000 not yet utilized, ठीक है, तो इसके अंदर ओवरड्राफ्ट इंक्लूड है। The management also is the opinion that 10% margin of contingencies on computed figures are required to prepare the estimated working capital statement for the next year.
समझ पा रहे हैं? तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 13 सर, आया कुछ समझ में सर? पहली बात, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, सेल्स आपको दे दिया है और एक्सपोर्ट सेल 10% बिलो द डोमेस्टिक प्राइस, तो वी नीड टू कैलकुलेट। और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 20% है। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 80 हो गई सर। अगर 100 रुपये की कॉस्ट है, 100 रुपये की सेल्स है, तो कॉस्ट कितने की हो गई? 80 हो गई। तो फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट द मार्जिन फॉर द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मार्जिन भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट आपके पास यही है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13 सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस दिया नहीं है सर, तो मान लेंगे, मान लो 100 है एंड जीपी रेशियो इज 20%, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा सर? 80 सर, यही होगा सर। अब वहां पर एडजस्टमेंट दे रखी है, एक्सपोर्ट सेल प्राइस इज 10% बिलो द डोमेस्टिक प्राइस। तो कॉस्ट तो वही रहेगी ना सर, कॉस्ट तो चेंज थोड़ी होगी, कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। तो एक्सपोर्ट प्राइस इज 10% लेस देन डोमेस्टिक प्राइस, तो दिस इज 100 माइनस 10% इज 90। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? तो कॉस्ट तो 80 रहेगी, 90 माइनस 80 इज 10। तो व्हाट इज जीपी परसेंटेज यहाँ पर कितना हो जाएगा? दिस इज ऑन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स पे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 90 सर, कितना हो जाएगा? 11.11%। तो डोमेस्टिक पे आपका मार्जिन कितना है? 20% है, और एक्सपोर्ट पे आपका मार्जिन कितना है? 11.11% है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी होगी सर। तो वर्किंग नोट नंबर 2 सर, ये हमें कैलकुलेट करनी होगी, तभी हम इन्वेंट्री वहां पर आपके पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो इन्वेंट्रीज वगैरह हम निकाल पाएंगे सर। तो वी नीड टू ब्रेक अगेन। तो वी हैव particulars, domestic, export and total. सेल्स आपको यहाँ दे रखी है, डोमेस्टिक इज 18 lakhs एंड दिस इज 8,10,000 सर। टोटल इज 26,10,000, 26,10,000 लेस 20% एंड जीपी एट द रेट ऑफ 11.11%। ठीक है, दिस इज ऑन एक्सपोर्ट, वो सबको ही यहाँ पर हमने देख ही लिया है। तो दिस इज 18 lakhs इंटू 20%, 3,60,000 इज अ जीपी, 8,10,000 इंटू 11.11%, दिस इज योर 90,000। 4,50,000 and you will get COGS, cost of goods sold आ जाएगा सर 14,40,000, 7,20,000,
21,60,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर हम सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अब सेलिंग एक्सपेंसेस आपको उन्होंने दे रखे हैं 1,12,500। अब क्या करें सर? अब दोनों में अपोर्शनमेंट करना है, तो दिस इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज, उनकी सेल्स की वैल्यू के ऊपर ही कर देंगे। तो इसकी सेल्स है 18 lakhs और इसकी सेल्स है 8,10,000। तो वी हैव टू अपोर्शन। हम क्या कर देंगे? अपोर्शन कर देंगे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना दो। Apportionment of selling expenses. On the basis of sales. Domestic. तो वी हैव 1,12,500। टोटल कितनी सेल्स थी हमारी? 26,10,000। और डोमेस्टिक सेल्स कितनी है? 18 lakhs। आ जाएगा सर डोमेस्टिक का। ऑन द सेम वे वी नीड टू कैलकुलेट फॉर एक्सपोर्ट सर। चेक कर लीजिए सर। दिस इज 77,586। 77,586 minus 112,500. This is 34,914, and the total is 1,12,500. ठीक है, अपोर्शनमेंट आ गया आपके पास सर, लिख देंगे 77,586 34,914 1,12,500, and you will get the cost of sales. 15,17,586. This is 22,72,500. चेक कर लीजिए एक बार, पूरा कैलकुलेशन आपके पास आ गया सर। तो बनाएंगे सर अब मेन सॉल्यूशन आपके पास। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रक्स कंपनी लिमिटेड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो वर्किंग नोट में? किसी को डाउट? एनी पॉइंट, एनी डाउट्स? करें सर फाइनल आंसर, मेन सॉल्यूशन। करंट एसेट्स सर। इन्वेंट्रीज, मटीरियल, मटीरियल यूज सप्लायर एक्सटेंड 2 months क्रेडिट 6,75,000। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास
1 मंथ स्टॉक फॉर रॉ मटेरियल, तो वो तो क्रेडिटर्स के लिए है और ये आपके पास 1 मंथ का है सर। ठीक है, तो कर देंगे सर 1 मंथ के लिए सर। फाइव सिक्स। और क्या लिखा हुआ है सर? वर्किंग प्रोग्रेस है नहीं तो फिनिश गुड्स पे पहुंचे सर। फिनिश गुड्स के लिए अब हम क्या यूज करेंगे, जल्दी से मुझे चेक करके बताओ। फिनिश गुड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे सर? COGS। फिनिश गुड के लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल कितना है ये रहा? 21,60,000 सर। 21,60,000 डिवाइड बाई 12 इंटू फिनिश गुड के लिए कितना लिखा हुआ है? एंड फिनिश गुड्स के लिए भी 1 मंथ है सर, इंटू 1, तो कितना हो गया? 21,60,000 डिवाइड बाई 12, 1,80,000। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज योर डेटर्स सर। डेटर्स आपके पास देख लीजिए, दोनों जगह अलग अलग हैं सर। यहाँ 1 मंथ है और यहाँ पर 3 मंथ्स है सर। ठीक है, तो अलग अलग निकालने पड़ेंगे। डोमेस्टिक का अलग निकालना पड़ेगा और एक्सपोर्ट का अलग निकालना पड़ेगा सर। तो डोमेस्टिक के देखिए सर, डोमेस्टिक का डेटर्स किस पे निकालोगे? जल्दी से मुझे स्टेटमेंट में चेक करके बताओ। डोमेस्टिक का किस पे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसका किस पे निकालोगे? 754,914। बस हो गया सर, खत्म। कुछ है थोड़ी सर। 15,17,586 डिवाइड बाई 12 इंटू 1। और एक्सपोर्ट का सर कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपके पास 754,914 डिवाइड बाय 12 इंटू 3। खत्म हो गया सर। सेल्स पे क्यों निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। दिस इज 126,466 and this is 188,729 sir. और क्या एसेट? प्रीपेमेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस एडवांस में दे रहे हैं सर। कितना है क्वार्टरली? तो दिस इज योर प्रीपेमेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेमेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास 1,12,500 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 क्वार्टरली है। 28,125 एसेट का पार्ट है सर। और लास्ट में आपके पास है कैश एंड बैंक, और उसके अंदर आपके पास 75,000 इज द ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो वो तो हटा देंगे, वो तो यूटिलाइजेशन में नहीं है। -75,000। तो ये एक एडजस्टमेंट है जो अभी पहली बार दिखी है, जहां पर उन्होंने ओवरड्राफ्ट के लिए लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट विच इज नॉट यूटिलाइज बाय द कंपनी। तो कैश आपके पास कितना जाएगा? 2,50,000 माइनस 75,000, 1,75,000। तो दिस इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सर। कितना आ जाएगा सर? टोटल कर देंगे सबका। 56,250 प्लस 1,80,000, 126,466, 188,729 and 28,125 plus 1,75,000. This is 754,570 sir. B. Current liabilities. Payment for materials sir. पेमेंट फॉर मटेरियल सर। तो मटेरियल के लिए सर देख लीजिए आपके पास कितना है पेमेंट फॉर मटेरियल? 6,75,000 और कितना है? 2 months क्रेडिट है सर। तो कर देंगे सर। दिस इज योर 2 months क्रेडिट। 2 months क्रेडिट है 6,75,000
into 2. Outstanding wages कितना है सर? 540 and this is half month. 5,40,000 divided by 12 into 0.5. 22,500. इजी. और क्या है आपके पास? आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 मंथ का है 765. आउटस्टैंडिंग manufacturing expenses. Outstanding manufacturing expenses is 7,65,000 divided by 12 into 1. 63750. Then admin expenses. तो दिस इज हाउ मच? 1,80,000. 1,80,000 है और 1 मंथ है इसका भी. तो ये हो जाएगा 15,000. और 5th है इनकम टैक्स पेबल. इनकम टैक्स पेबल आपके पास क्वार्टरली है 168. करंट लायबिलिटीज टोटल कर लो सर. तो निकाल देंगे. एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज ए माइनस बी माइनस करंट एसेट्स आपके पास कितनी आई थी? 754 570 498 820 सर. और यहाँ पर 10% कंटीजेंसी है. $49,882. तो व्हाट इज योर फाइनल नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? $548,702 सर. चेक करिए सर. 548,702 सर. तो ये आपके पास देख लीजिए. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर. ये आपके पास था 13 सर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक बार मुझे आप टेक्स्ट करके डाल देना कौन कौन से क्वेश्चन बाकी हैं जो मुझे कराने हैं. एंड वी हैव सम आरटीपी क्वेश्चंस. लास्ट के आपके कुछ आरटीपी के भी क्वेश्चंस बाकी हैं. तो एक बार आप मुझे टेक्स्ट करके डाल देना कौन कौन से क्वेश्चंस बाकी हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मुझे और कराने हैं वर्किंग कैपिटल में. और मुझे लगता है कल की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे सर. नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. इसमें जो भी और क्वेश्चंस हैं वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तो ये आपके पास देख लीजिए. दिस इज योर वर्किंग कैपिटल. और अब मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ गया होगा. बहुत अच्छे से आपने चीज़ें समझ ली होंगी सर. ठीक है. कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न तो बताइए सर. तो ये आपके पास था. दिस इज ऑल अबाउट योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट.